तो आज हम बात कर रहे हैं हाल में ईरान पर जो अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं उस पर। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो संक्षेप में बात यह है कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर, मतलब फर्दो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। और जो खबरें हैं उनके मुताबिक इसके लिए B-2 बॉम्बर और वो भारी बंकर बस्टर बम GBU-57 और टॉमोहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। जी, बिल्कुल। और हमलों के फौरन बाद ही बयान आने शुरू हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे एक आप कह सकती हैं बड़ी सैन्य कामयाबी बताया। कहा कि ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने माना कि हाँ, हमले हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ है। और वजह ये बताई कि उन्होंने पहले ही वहां से सब कुछ खाली कर दिया था। तो ये देखिए, मतलब दोनों तरफ से कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, ये बयानों में फर्क तो साफ दिख रहा है। ये भी शायद जानकारी को अपने अपने ढंग से पेश करने की कोशिश है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी है ना, कि अगर ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो और हमले हो सकते हैं। और जवाबी कार्रवाई हुई भी। ईरान ने फिर मध्य और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं। खबरों के मुताबिक कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं। और फिर इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो मामला देखिए तेजी से बढ़ा है। अच्छा, अब जरा इन हमलों के तरीकों पर बात करते हैं। ये जो तकनीकी पहलू है, सुनने में आया है कि कुछ खास तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। जो जानकारी है उसके हिसाब से फोर्डो, जो कि पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बनी फैसिलिटी है, उस पर B-2 स्टिल्थ बॉम्बर से हमला हुआ और करीब 12 GBU-57 MOP बम गिराए गए। MOP मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये बहुत भारे बम होते हैं जो जमीन में बहुत अंदर तक जाकर बंकर उड़ाने के लिए बने हैं। बाप रे, 12 बम! इससे अंदाजा लगता है कि फोर्दो को कितना सुरक्षित माना जाता होगा। बिल्कुल। और नतांज पर पनडुब्बियों से दागे गए बंकर बस्टर और साथ में करीब 30 टोमोहॉक क्रूज मिसाइलें। इस्फहान पर भी हमला हुआ, जो यूरेनियम कन्वर्जन साइट है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमले के वक्त वहां कोई परमाणु सामग्री नहीं थी, तो लगता है हर टारगेट के लिए अलग तरीका अपनाया गया। और इन हमलों के बाद दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? मतलब बाकी देश क्या कह रहे हैं? देखिए, दुनिया भी बटी हुई सी लग रही है। एक तरफ तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, जिन्होंने खुलकर तारीफ की है। कहा कि अमेरिका ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस हैं। UK, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे कई देश हैं। हाँ, वो चिंता जता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे तनाव बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गया है और कूटनीति से ही हल निकालना चाहिए। और अमेरिका के अंदर क्या माहौल है? क्या वहाँ सब लोग इस कार्रवाई के समर्थन में हैं? नहीं, अमेरिका में भी राय बटी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, वो तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स जैसे हकीम जेफरीज और कांग्रेसी जिम हाइम्स वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से पूछे बिना, उसकी मंजूरी के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई। हाँ, ये वॉर पावर्स वाली बहस तो अमेरिका में पुरानी है कि राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ तक हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहस फिर से तेज हो गई है, कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की। तो इन सब घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो आगे क्या होता दिख रहा है? क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, कई संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि इस क्षेत्र में, मतलब मिडल ईस्ट में, तनाव और बढ़ सकता है। ईरान ने मिसाइलें दागी ही हैं। हो सकता है उसके जो सहयोगी गुट हैं, जैसे यमन में हूती हैं, वो अमेरिकी ठिकानों या तेल के जहाज़ों को निशाना बनाएं। दूसरा असर तो फौरन दिखा है। वैश्विक बाजारों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, बाजारों में एक अनिश्चितता है। हाँ, वो तो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। बिल्कुल। और फिर कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज होगी। हो सकता है UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो। IAEA, जो परमाणु निगरानी संस्था है, उसकी भूमिका भी अहम हो जाएगी। और जैसा हमने कहा, अमेरिकी कांग्रेस में वो वॉर पावर्स पर बहस तो तेज होगी ही। तो कुल मिलाकर मतलब निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये है कि एक बड़ा मोड़ है। अब तक इजराइल कोशिश कर रहा था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की अपने तरीकों से, लेकिन अब अमेरिका सीधे तौर पर अपने बहुत शक्तिशाली लंबी दूरी के हथियारों के साथ इस टकराव में शामिल हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल शायद अब यही है कि ये
क्या ये सब एक बड़े युद्ध की तरफ जाएगा या फिर किसी तरह से डिप्लोमेसी से कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी अनिश्चितता है इस वक्त। आने वाला समय ही बताएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। तो आज हमने ईरान पर अमरीकी हमलों, उसके बाद ईरान और इजराइल की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हुई, दुनिया भर से और अमरीका के अंदर से जो प्रतिक्रियाएं आई और आगे क्या हो सकता है, इन सब पर विस्तार से बात की। ये तो साफ है कि मिडल ईस्ट के लिए ये एक बहुत ही अहम और शायद एक खतरनाक मोड़ है। जी, और इन सभी स्रोतों को देखते हुए एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि ये जो अमेरिका का सीधा दखल है, ये सिर्फ इस तत्कालिक परमाणु मुद्दे से आगे बढ़कर लंबे समय में मध्य पूर्व के जो पुराने गठबंधन है, जो शक्ति संतुलन है, उसको किस तरह से बदलेगा, ये देखना बहुत अहम होगा।